जॉब मार्केट इन इंडिया, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका आउटलाइन है। रीसेंट इवेंट क्या है? तो रीसेंट इवेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का फॉर्मेशन हमने किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो यहाँ के डोमिसाइल है उनको ही जॉब देंगे, तो ये नेटिविज्म है कि जो यहाँ का नेटिव है उसी को जॉब देंगे। जॉब रिलेटेड फैक्ट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, CMIE, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसने कुछ डेटा रिलीज किया है और डेटा काफी शॉकिंग है जॉब रिलेटेड। चैलेंजेस क्या है जॉब प्रोवाइड करना? क्यों गवर्नमेंट सबको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता? अगर जॉबलेसनेस होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट में, और सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पहले देखते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। 19 अगस्त 2020 कैबिनेट ने अप्रूव किया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हम क्रिएशन करेंगे जो ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं, कैट का एग्जामिनेशन होता है या फिर आप रेलवे का एग्जामिनेशन लो, तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो सारे एग्जामिनेशन को इंटीग्रेट करेगा। कौन से एग्जामिनेशन को इंटीग्रेट करेगा मैं आगे आपको बताता हूं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट। गवर्नमेंट के अंदर गेजेटेड पोस्ट होता है, नॉन गेजेटेड होता है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो जहां पे परमिशन देना इन्वॉल्व है वहां पे समझो वो गेजेटेड पोस्ट है। एग्जाम्पल, कोई डिप्टी कलेक्टर है या फिर कोई से रेगुलेटरी बॉडी है, तो उसको कुछ परमिशन देना है किसी चीज के लिए, लैंड का परमिशन देना है, प्रॉपर्टी का परमिशन देना है, तो वो गेजेटेड ऑफिसर होता है। बट से आकाशवाणी में, दूरदर्शन के अंदर कोई ग्रुप ए ऑफिसर है, तो उसको तो कुछ परमिशन इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली सिटीजन के साथ तो डील नहीं करता है। तो ये नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए है, फ्रॉम ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 कैटेगरी ऑफ सर्विस है, दैट इज ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो ये ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए नॉन गेजेटेड, नॉन टेक्निकल जॉब का रिक्रूटमेंट करेगा इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप बी, ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट किया जाए, विच इज नॉन टेक्निकल एंड नॉन गेजेटेड। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में किसी IT ऑफिसर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो रिक्रूटमेंट IBPS करेगा। लेकिन अगर उसमें कोई क्लर्क का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो अपॉइंटमेंट करेगा CET के थ्रू होगा। तो ग्रुप सी, ग्रुप बी का नॉन गेजेटेड, नॉन टेक्निकल पोस्ट, इसको याद रखना। इसका फीचर क्या है? ऑलमोस्ट ये 50 एग्जाम को एक एग्जाम में इंटीग्रेट कर रहा है जिसका नाम है CET। ये एक स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन होगा। पहले ऐसा होता था कि रेलवे एग्जामिनेशन लेता था तो उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होता था, SSC एग्जामिनेशन लेता था उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होगा, बैंक एग्जामिनेशन लेता था उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होगा। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन होगा। आज आपने इसको एग्जाम दिया, आपका स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा। तो ये ऐसा है कि आपने CET एग्जाम दिया, इसको क्लियर किया एंड बेस्ड ऑन दैट स्कोर आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जॉब में। स्टूडेंट को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा, अटेम्प्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट अपर एज लिमिट है। टेस्ट सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट में होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता था कि उनको एग्जाम देने के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ता था, वहां पे जाने के बाद एक्सपेंसेस इनकर होता था। गर्ल्स को उनके जो गार्जियंस होते थे उनके साथ टेस्ट सेंटर में जाना पड़ता था। इसका रिजल्ट इमीडिएट इसका जनरेशन होगा जिसके वजह से रिक्रूटमेंट में डिले भी नहीं होगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जहां पे फॉर्म निकलता है, फिर उसके 6 महीने बाद एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके 1 साल बाद रिजल्ट आता है, फिर 1 साल बाद ज्वाइनिंग होता है। तो ये पूरे सिस्टम को एक फास्ट पेस कर देगा। एग्जाम ट्वाइस ए ईयर अकर होगा। एग्जाम 12 लैंग्वेजेस में अगर होगा। अभी एग्जामिनेशन UPSC के एग्जाम को भी देखो, प्रीलिम्स को, तो वो इंग्लिश एंड हिंदी में है। बट अगर कोई
तमिल लैंग्वेज में पढ़ा है या गुजराती में पढ़ा है तो वो डिफिकल्टी फेस करता है। तो 12 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होगा, तो जिसकी वजह से जिन्होंने वर्नाकुलर मीडियम में अपनी स्टडी की है उनको भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। तो ये इसके फीचर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम। सीईटी क्या करेगा, ये टीयर 1 एग्जाम को रिप्लेस करेगा। अब टीयर 1 क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको यूपीएससी का एग्जांपल दूं, तो यूपीएससी में स्टेज 1 है, डेट इज प्रीलिम्स। स्टेज 2 है, डेट इज मेंस एग्जामिनेशन। स्टेज 3 है, डेट इज इंटरव्यू। तो वैसे ही ये क्या करेगा, लेकिन यूपीएससी ग्रुप ए के लिए है, ऑल इंडिया सर्विस के लिए है, तो ये सारे एग्जामिनेशन का स्टेज 1 को रिप्लेस कर देगा बाय सिंगल एग्जामिनेशन। जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट करता है तो उसका प्रीलिम्स सीटी होगा, बैंक रिक्रूटमेंट करता है उसका, किसी ने ऑडियो अनम्यूट कर दिया, प्लीज आप म्यूट कर दो। तो बैंक रिक्रूट करता है उसका फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स है, तो ये टीयर 1 को रिप्लेस करेगा। टीयर 1 मींस प्रीलिम्स को रिप्लेस करेगा, बाकी मेंस तो रेस्पेक्टिव बॉडी लेगी ही। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो से एसएससी है, तो एसएससी के अंदर टीयर 1 होता है एंड टीयर 2 होता है। सो टीयर 1 को आप प्रीलिम्स ले लो, टीयर 2 को आप मेंस ले लो। तो ये होगा सीईटी जो कंडक्ट करेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, बट टीयर 2 को तो एसएससी ही कंडक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ गया और वो सीईटी एग्जामिनेशन ले रहा है तो उसकी वजह से दूसरे जो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो खत्म हो जाएंगे, डिसमेंटल हो जाएंगे। नहीं, वो रहेगा, वो टीयर 2 कंडक्ट करेगा, मींस कंडक्ट करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ये सिर्फ टीयर 1 के लिए है। अब क्यों टीयर 1 के लिए रखा गया है, गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया, अभी गवर्नमेंट में 1.25 लाख वैकेंसी है और इसके लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। मींस फॉर वन पोस्ट ऑलमोस्ट 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं वन पोस्ट के लिए। तो प्रीलिम्स के अंदर स्क्रीनिंग हम करेंगे, तो वहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो सिक्योर करेगा, मिनिमम मार्क्स सिक्योर करेगा, उसको हम आगे लेके जाएंगे। गवर्नमेंट इसका स्कोप फ्यूचर में इनलार्ज कर सकता है, बट फॉर अ टाइम बीइंग ये 3 बॉडी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी, एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस, उसका टीयर 1 को रिप्लेस करेगा। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्लरिकल पोजीशन के लिए, इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट करता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट करता है एंड आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए करता है। तो आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो इसमें आप याद रखना सिर्फ टीयर 1 रिप्लेस होगा सीईटी से, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सीईटी से रिप्लेस नहीं होगा। सीईटी को 3 लेवल पे हम कंडक्ट करेंगे। फर्स्ट 10th स्टैंडर्ड लेवल पे, डेट इज मैट्रिकुलेशन लेवल पे, देन 12th स्टैंडर्ड लेवल पे, डेट इज हायर सेकेंडरी लेवल पे, एंड थर्ड ग्रेजुएशन लेवल पे। तो 3 लेवल पे सीईटी को कंडक्ट करेंगे। नाउ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हमने फॉर्मेशन किया जो सीईटी कंडक्ट करेगा, एक कॉमन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हर एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। बट इसमें हम चैलेंजेस क्या फेस करेंगे, 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करेंगे 1.25 लाख वैकेंसी के लिए। इतना हमारे पास क्या कंप्यूटर सिस्टम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम सेंटर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो क्या हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, कितने डिस्ट्रिक्ट में तो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, तो क्या वहां पे अनहिंडर्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा, तो कैसे हम वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करें, कैसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करें, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। प्लस क्या हम एग्जामिनेशन को 1 डे में रखेंगे या एग्जामिनेशन को हम 7 डे में रखेंगे और स्टूडेंट्स को हम स्लॉट देंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स ए को हमने कहा कि आप फर्स्ट डे आ जाओ 12 to 2 PM में, स्टूडेंट सेकंड को कहा हमने आप सेकंड डे आ जाओ से फ्रॉम 4 PM to 7 PM के बीच में।
तो क्या हम एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करेंगे या एग्जामिनेशन को अक्रॉस 7 डेज 10 डेज डिवाइड करके और फिर हम करेंगे? तो पहला ये चैलेंज है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास है, क्या हाई स्पीड इंटरनेट, उतने कंप्यूटर लैब, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 वहां पे है या नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और एक और चैलेंज है कि सपोज करो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो उसके लिए मैं वहां पे इनविजिलेटर से पूछूंगा कि ओके आप सर मुझे हेल्प कर दीजिए। तो क्या जो इनविजिलेटर है या वहां पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए कोई बैठा है, उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है कि वो मुझे हेल्प कर सकता है? क्योंकि अभी लॉकडाउन में एक हमने प्रॉब्लम ये फेस किया कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, वो लोग उतने फेमिलियर नहीं थे ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, या जो लोग एजेड टीचर हो गए हैं, तो वो लोग काफी प्रॉब्लम फेस करते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि मोबाइल को चालू कर देते थे और अपने घर में वो बोर्ड पे पढ़ाते थे, और वो वीडियो रिकॉर्ड होता था या फिर लाइव ट्रांसमिट होता था। बट इसमें काफी टीचर्स का ऐसा कहना था कि वो उतने कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एट द एज ऑफ 45 50 और 60 नया टेक्नोलॉजी इम्बाइब करना बिट डिफिकल्ट होता है। तो क्या हमारे पास ऐसे इन्विजिलेटर है कि अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल किसी को फॉल्ट हो तो वो उसको ठीक कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स वो सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से उनका नो हाउ इतना सफिशिएंट है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं? तो ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, तो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कंप्यूटर के साथ उतना उनका फेमिलियरिटी नहीं होता जितना अर्बन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो शायद वो उनको डिसएडवांटेज में भी डाले। दूसरा, जैसे कि अभी से मैं अहमदाबाद का हूँ और मेरा सेंटर अहमदाबाद के किसी स्कूल में आ जाता है या अहमदाबाद के किसी कॉलेज में आता है, मैं तो वहां पे लोगों को पहचानता हूँ, तो कॉपी होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। बट से मैं अहमदाबाद का हूँ और मेरा सेंटर आता है वडोदरा में, वहां पे मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो वहां पे कॉपिंग करने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना घर के पास हम सेंटर देंगे उतना ही कॉपी करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें एग्जाम सेंटर को स्वैप करना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट ए के स्टूडेंट्स हैं, उसका सेंटर हम डिस्ट्रिक्ट बी में दें, डिस्ट्रिक्ट बी के स्टूडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट सी में दें, तो ऐसे कॉपी करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक 3 चैलेंजेस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में हम फेस कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का? तो ये कॉस्ट को कट करेगा, गवर्नमेंट के साइड भी, स्टूडेंट के साइड भी। जैसे स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, सारे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने उसमें टाइम इन्वॉल्व है, सेंटर पे जाना, एग्जाम देना, तो इनकन्वीनियंस लेके आएगा। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नमेंट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये कॉस्ट कट करेगा, टाइम कट करेगा और इनकन्वीनियंस रिड्यूस करेगा। सो वी नीड नॉट टू अप्लाई फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन। एक बार हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो देन हम मेंस का प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फिर से फ्रेश स्टार्ट करना होगा। जैसे आप आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो आपने इसका प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, मेंस में अगर आपका नहीं हुआ तो अगेन फिर से आपको स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि आपका सीईटी क्लियर हो गया, उसके बाद आईबीपीएस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, एसएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आरआरबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो देन यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर मेंस। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको प्रीलिम्स देना है। तो ये टाइम रिड्यूस करेगा, पेपर लीक होने के चांसेस को भी ये कम करेगा। एसएससी के अंदर न्यूज आता है या आरआरबी के अंदर न्यूज आता है कि सो एंड सो सेंटर में पेपर लीक हो गया, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर देना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा पूरे प्रोसेस में, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जाम कंडक्ट करता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिबल होना पड़ेगा, उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। गर्ल्स नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करती है कि वो अपने गार्जियन से, फादर है, ब्रदर है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है कि वो उनको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाएंगे, स्पेशली एग्जामिनेशन सेंटर अगर घर से काफी दूर होता है। एग्जाम से एक दिन पहले वो जाते हैं अपने किसी रिलेटिव के घर में या किसी होटल में रहते हैं, तो ये एक इनकन्वीनियंस उनके लिए लेके आता है।
सीईटी 12 लैंग्वेजेस में होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट वर्नाकुलर मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको भी बेनिफिट करेगा। प्रेजेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, सो दूसरे मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफिकल्टी होता है। और इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड का आप सिलेबस देखो, तो उसका सिलेबस काफी अच्छा है, और उसका सिलेबस से जो बच्चे पढ़े होते हैं सीबीएसई में, तो उनको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिलता है। जैसे आप अभी यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड हैं उसके टेक्स्ट बुक, उसके सिलेबस उतने क्रेडिबल नहीं है, उतने ठीक नहीं है। तो स्टेट बोर्ड अब क्या करेगा, वो भी अपने सिलेबस के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर रिवर्क करेगा, ताकि उसके स्टेट से ज्यादा लोग एग्जाम को क्लियर करें। तो सीईटी क्या होगा, एक बेंचमार्क हो जाएगा। जैसे तमिलनाडु से 100 स्टूडेंट ने क्लियर किया, से गुजरात से 1000 स्टूडेंट ने क्लियर किया, तो वाई गुजरात से ज्यादा स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं, तमिलनाडु से कम स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं, तो नाउ तमिलनाडु विल फेस प्रेशर, और मे बी वो अपने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लेके आए। तो ये बेनिफिट है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इसी का सब टॉपिक है मध्य प्रदेश नेटिविज्म। सो एनआरए के अंदर, सीईटी के अंदर कुछ डाउट है तो आप पूछो, देन आगे हम प्रोसीड करते हैं। ओके, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। हेलो सर। यस निकिता, बोलिए। सर एक बार उसका ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। किसका ऑब्जेक्टिव? सर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। हाँ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो टीयर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, डेट इज ए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। वो सारे एग्जामिनेशन का जो आरआरबी कंडक्ट करता है, आईबीपीएस कंडक्ट करता है और एसएससी कंडक्ट करता है, तो ये तीनों का टीयर 1 एग्जामिनेशन एक ही होगा, और उसका नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके ओके सर, थैंक यू। यस सर यस, मेघा बोलिए। Can you show that slide where you were showing about the distance of the exam center? सर ये कब होगा मतलब? एक मिनट, मैं पहले इनका मेघा का आंसर दे दूं, फिर मैं आपको आता हूँ आकांक्षा। यस मेघा। सर वो जो स्लाइड था जिसमें आप डिस्टेंस बता रहे थे, ये चैलेंजेस। हाँ यस सर। सर सो इसमें मतलब chances of copying may arise if the exam center is in the same district. Yes. But जैसे अभी हो रहा है, जैसे there's a lot of flood and pandemic and everything. Yes. So isn't it very difficult for the students to travel from one district to another, keeping that in mind? Yes. At times can be taken care. No, but say you can do one thing. जब आप रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो आप स्टूडेंट को ऐसा कहते हैं कि योर सेंटर विल बी एलोकेटेड एनीवेयर इन द स्टेट, ओके, और आप उनको कमिट कर दो कि नो, योर सेंटर विल बी इन योर डिस्ट्रिक्ट ओनली। तो जब आप ऐसा कमिट करते हैं ना, योर सेंटर विल बी इन योर डिस्ट्रिक्ट, तो देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट विच आर वेरी नोटोरियस फॉर कॉपिंग, तो वहां पे तो कॉपिंग होगा। लेकिन आप अगर ऐसा कहो कि स्टूडेंट्स को जो डिस्ट्रिक्ट नोटोरियस से कॉपी करने के लिए, वहां के स्टूडेंट्स को हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करेंगे, तो मतलब ठीक रहेगा ना ऐसा। तो नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट मीन्स, ऐसा नहीं है कि इंडिया के टोटल जो 700 डिस्ट्रिक्ट है वो सारे स्टूडेंट्स को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर देना है, बट देर आर 50, 60, 70 से डिस्ट्रिक्ट जहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पे कॉपी करने के चांसेस हैं, तो वहां के स्टूडेंट्स को तो हम शिफ्ट कर ही सकते हैं ना। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऐसा कमिटमेंट करता है कि एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इन योर डिस्ट्रिक्ट ओनली, और फिर जब शिफ्ट करता है तो देन ये लीगल ट्रबल इनवाइट करेगा, इसके अगेंस्ट पीआईएल होगा और पीपल में गो इनटू कोर्ट कि आपने पहले पॉलिसी बनाया, उसमें कहा कि एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट में होगा, आप अब हमें क्यों शिफ्ट करते हैं। तो ये एक चैलेंजेस है। सर एक पॉइंट और था कि कैन वी ऐड दिस पॉइंट हियर दैट फॉर गर्ल्स आल्सो इट इज डिफिकल्ट व्हेन द एग्जाम सेंटर इज वेरी फार टू ट्रैवल, समटाइम्स पेरेंट्स डोंट अलाउ। यस, घर के गर्ल्स के लिए तो काफी डिफिकल्टी होता है, रीजन बिकॉज दे हैव टू स्टे in their relative home a night before examination, plus travel involve होता है, तो फैमिली नॉर्मली डिस्करेज करती है, क्योंकि एक तो पेट्रियार्चिकल सोसाइटी है और गर्ल्स के लिए कौन इतना ट्रबल लेगा।
तो ये उनके लिए एक बेनिफिशियल होगा गर्ल्स के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट में है, सो दे कैन गो अलोन एंड गिव एग्जामिनेशन एंड रिटर्न बाय इवनिंग। ओके सर। यस यस आकांक्षा, आपका क्या डाउट था? सर आई वाज आस्किंग कि ये मतलब कब से स्टार्ट होगा, लाइक सीटी अभी तो बहुत सारी जैसे एग्जाम्स वगैरह पेंडिंग था, तो नहीं मतलब तो, उनके भी कुछ एग्जाम्स जिनके शेड्यूल आ गए थे, जिनकी एग्जाम डेट्स भी आ गई थी, वो भी अभी तो शिफ्ट हो गई हैं। हाँ, अभी तो मतलब देखो ये कैबिनेट ने पास किया है, फिर इसके बाद जो है ये पार्लियामेंट में जाएगा, तो पार्लियामेंट में अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट एज सुन एज इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। बट अभी कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है कि गवर्नमेंट कब से इसको इम्प्लीमेंट करेगा। शायद ऐसा हो भी जाए कि नेक्स्ट ईयर मे बी 2021 या 22 का रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट इससे करे, बट इस साल तो नहीं करेगा क्योंकि ये तो बहुत अचानक चेंजेस हो जाएगा। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आती है ना, तो उसमें गवर्नमेंट एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखती है कि आज उसने पॉलिसी अनाउंस किया और मे बी 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर होगा भी तो 2021 से होगा, सेकेंड हाफ ऑफ 2021 और 2022 से। यस, किसी और को कुछ डाउट? सर ये सोनी पूछो अब। हाँ सर, जो ये बैंक है SBI और RBI, वो अपनी पर्सनल लेती है, मतलब IBPS के थ्रू लेती है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा? नहीं देखो, वो उनका नोटिफिकेशन। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अलग से एग्जामिनेशन लेती है, हाँ। RBI भी अलग से लेती है एग्जामिनेशन, हाँ, तो उसका शायद अपने पता नहीं मेरे को, लेकिन ये है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन निकालती है, बट वो एग्जामिनेशन तो IBPS ही कंडक्ट करता है। आप उसका जैसे कॉल लेटर जब अगर डाउनलोड करो, हाँ, या फिर उसका फॉर्म भरना है तो देखना कंडक्ट IBPS के थ्रू करते हैं। हाँ, तो अगर जो IBPS के अंडर करते हैं, SSC और RRB के अंडर करते हैं, वो तो सारे आ जाएंगे जो क्लरिकल है। जैसे SBI PO करता है तो PO का अलग लेगा, लेकिन अगर वो SBI क्लर्क करता है या असिस्टेंट करता है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इन शॉर्ट, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है जो क्लरिकल लेवल का है, असिस्टेंट लेवल का है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। बट कहीं पे साइंटिस्ट को रिक्रूट कर रहे हैं, जैसे इंडियन रेलवे रिक्रूट कर रहा है IRTS को, तो वो UPSC के थ्रू रिक्रूट करेगा, या इंडियन रेलवे रिक्रूट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो वो अपने थ्रू रिक्रूट करेगा। तो ये सारा नॉन टेक्निकल है, क्लरिकल जॉब के लिए, असिस्टेंट जॉब के लिए, उनके लिए है ये पूरा। ओके अवनी? हाँ सर। और सर जो चैलेंजेस में जो कॉपी वाला जो चैलेंजेस है वो मतलब ऑनलाइन एग्जाम में पॉसिबल है? मतलब जो 1 घंटे की एग्जाम है उसमें कॉपी पॉसिबल हाँ, है? मतलब वो सेम डिस्ट्रिक्ट में आया तो भी? हाँ पॉसिबल। जैसे देखो, मतलब मैं यहाँ मैं जब एग्जाम देता था ये सब बैंक वगैरह का, तो उसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते थे कि अभी सेंटर में वो बैठ गए और उनको रफ वर्क के लिए ब्लैंक पेपर मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे 1 से लेके 30 का टेबल लिख देते थे, स्क्वायर लिख देते थे, क्यूब लिख देते थे, ताकि उनको वो कैलकुलेशन में हेल्प करे। तो से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो ऐसे कुछ शॉर्टकट के ट्रिक है या ऐसा कुछ लिटरेचर है जो आपके साथ ही हो और फिर आप उसको लेके बैठो, तो आपको तो एज मिल जाएगा ना। और एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन में भी आपको बेनिफिट हुआ तो ये गेम चेंजर हो जाता है ऐसे एग्जाम में। तो ये चांसेस है। फिर जो इन्विजिलेटर आता था वो उनको कहता था कि नहीं आपको कुछ भी नहीं लिखना है पेपर में, पेपर को कम्प्लीटली ब्लैंक रखना है। तो ये एक चांसेस है ना सर। ये अभी भी होता है SSC में और बैंक्स में। अच्छा, वो करते हैं अभी? हाँ सर, आई हैव सीन एवरी टाइम। ओके सर, इससे स्टूडेंट के मतलब डिस्ट्रिक्ट चेंज करने से अच्छा है कि हम इन्विजिलेटर के डिस्ट्रिक्ट ही चेंज कर दे तो ज्यादा बेटर नहीं लगेगा? मतलब हाँ, तो ज्यादा चेंज हो सकता है, लेकिन जैसे अब देखो कोई स्कूल है ना एक डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या पूरा का पूरा स्कूल का मैनेजमेंट चेंज कर देना 1 नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, तो ये तो मतलब डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा? कि जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का प्यून है, स्कूल का क्लर्क है, सबको चेंज करना तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलेज में एक मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने अपना इंजीनियरिंग जो है वो 11 ईयर में कंप्लीट किया। बहुत फेल होते थे, तो वो क्या करते थे,
एग्जाम जब आता था तो जितने भी कॉलेज के प्यून थे सबको पटा के रखा था उन्होंने। तो उसको गुटखा ला के देते थे, उसको नाश्ता ला के देते थे, और ऐसे करके उनको जो एग्जामिनेशन सेंटर होता था उसमें वो सुबह एंटर हो जाते थे। और वो जो उनका बोर्ड होता था, मीन्स जो टेबल जिसके ऊपर लिखते थे, तो उसके ऊपर सारा अपने थियरी वियरी लिख के आ जाते थे। और फिर जब एग्जाम में होता था तो फिर उसी को कॉपी कर लेते थे। अब कोई इन्विजिलेटर पूछेगा भी तो वो कहेंगे कि मेरे को थोड़ी पता, ये किसी और ने लिखा होगा। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका कोई ना कोई अगर पहचान है तो उसके थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सपोज हो अहमदाबाद के और आपका सेंटर एलोकेट हो रहा है वडोदरा में, सूरत में, तो वहां पे चांसेस कम है कि आपका इतना कोई पहचान होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, समझे? ओके सर। हाँ, यस। किसी और को कुछ डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू सर। यस रितिका। सर नंबर ऑफ सीट पे कोई इफेक्ट आएगा? नंबर ऑफ सीट पे इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, बट दूसरी तरीके से इफेक्ट आएगा। जैसे अभी इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क दे रही है। जैसे अभी इंडिया के 3 एयरपोर्ट, जयपुर, त्रिवेंद्रम और एक और कोई एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अदानी को दे दिया। तो अब जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वहां पे जॉब तो कम हो जाएगी। सर गुवाहाटी है। हाँ गुवाहाटी है, तो वहां पे कम हो जाएगा। तो ये सीटी से जॉब का वैकेंसी कम नहीं होगा, बट जॉब का वैकेंसी कम होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से कम हो जाएगा। ओके। और सर जो मतलब सीईटी से जितने पास हो गए एक ईयर में, तो सर वो श्योरिटी तो नहीं है ना कि उतने लोगों को उस साल में जॉब मिल ही जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये तो प्रीलिम्स है। जैसे देखो आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन को लो, मैं यूपीएससी का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यूपीएससी इसके अंदर नहीं है। यूपीएससी में अप्रोक्सीमेट 7 to 8 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, उसमें से 15,000 का प्रीलिम्स क्लियर होता है और वो लोग मेंस एग्जामिनेशन देते हैं। बट वो 15,000 का थोड़ी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, वो लोग मेंस देंगे, मेंस में से 3,000 लोग का सिलेक्शन होगा, देन वो लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे और उसमें से 1,000 का सिलेक्शन होगा। तो ये तो सिर्फ स्टेज 1 है, स्टेज 1 सीईटी है। उसके बाद उनको बाकी के स्टेजेस भी क्लियर करने होंगे। लेकिन इससे एक ये फायदा होगा कि मल्टीपल स्टेज 1 नहीं होगा। जैसे आज आप बैंक का प्रीलिम्स दे रहे हैं, कल आप इंश्योरेंस कंपनी का प्रीलिम्स देंगे, देन रेलवे का आप देंगे, देन एसएससी का देंगे, तो सारा प्रीलिम्स एक जगह पे आ गया, तो एक बर्डन तो स्टूडेंट्स के ऊपर एटलीस्ट कम हो गया। ओके रितिका? हाँ और सर जो 3 साल तक मार्क्स रहने वाले हैं ना, हाँ, तो मतलब 3 साल तक हम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी या आरआरबी कोई भी? ये ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में आपने सीईटी दिया, ये आपका क्लियर हो गया, तो बेस्ड ऑन डेट अब आप क्या करो कि 2021 में मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो 2020 में आप आरआरबी का मेंस दे दो, 2021 में आप आईबीपीएस का मेंस दे दो, 2021 में आप एसएससी का मेंस दे दो। तो ये क्या होगा कि जैसे नॉर्मल नोटिफिकेशन निकलता है, तो प्रीलिम्स हुआ, उसके 3 मंथ के बाद मेंस हुआ, एंड देन फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो यहाँ पे आपको एक टाइम मिल जाएगा, मे बी आप इसको 2022 में भी दे सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स को फायदा होगा। ओके सर। सर। यस सर इसमें तो सिर्फ वो पास वाला होगा ना, कि मेरिट तो नहीं बनेगा ना? नहीं, ये तो जैसे ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल सीईटी 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में से आरआरबी कहता है कि जिसके सीईटी में से 40 मार्क्स आए हैं वो अप्लाई कर पाएगा मेंस में। आईबीपीएस कहता है कि जिसके 50 मार्क्स हैं वो लोग अप्लाई कर पाएगा। एसएससी कहता है जिसके 25 मार्क्स हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे मेंस में। तो ये प्रीलिम्स के अंदर कितना कट ऑफ स्कोर रखना है वो तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। तो आप आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है ताकि आप एलिजिबल हो पाए। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कट ऑफ इंपॉर्टेंट है ना। अगर इतना आपका क्लियर होगा तभी तो आप आगे जा पाएंगे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो फुल कट ऑफ रखती है, ओवरऑल कट ऑफ, और कुछ रखती है ओवरऑल कट ऑफ प्लस सेक्शनल कट ऑफ, कि हर एक सेक्शन में भी इतना स्कोर आना चाहिए, ओवरऑल भी आपका इतना स्कोर आना चाहिए। ओके ओके सर। यस
ये चेतना आपके साल में दो बार आएगी हाँ, एग्जाम, तो फिर कंपटीशन फिर बहुत बढ़ जाएगी। हाँ कंपटीशन बढ़ भी जाएगा और ओके इससे सर। इससे फायदा भी है ना। जैसे एक आ रहा है सपोज करो फरवरी में और दूसरा आ रहा है अक्टूबर में, तो फरवरी में सीईटी आपका क्लियर नहीं हुआ, चाहे आप बीमार थे या कोई भी रीजन की वजह से, देन अक्टूबर में आपके पास चांसेस है कि आप सीईटी को क्लियर कर लो। नहीं तो अगर एक साल में एक ही बार होता तो आपको नेक्स्ट फरवरी तक वेट करना पड़ता। जैसे कि अभी यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो रहा है, मई में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, सपोज आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो आपको फिर से एक साल वेट करना पड़ेगा और फिर आपको प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर साल में 2 बार होता तो मई में प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर से नवंबर में एग्जाम होगा, फिर से आप एग्जामिनेशन दे दो, तो ये इसका फायदा होगा। ओके चेतना? जी जी सर। यस, किसी और को कुछ डाउट है यू कैन आस्क। सर ये संजन। सर ये सीटी टायर्स आपने समझा, एक टायर्स वो वाला स्पेसिस समझा। देखो कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना, जैसे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को ही ले लो, तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में स्टेज 1 है तो प्रीलिम्स है, स्टेज 2 है मेंस है, स्टेज 3 है इंटरव्यू है, ठीक है ना। यूपीएससी 3 स्टेज में अगर होता है तो इसको टीयर 1 कहते हैं, मीन्स लेवल 1, इसको टीयर 2 कहते हैं लेवल 2, और इसको कहते हैं टीयर 3। तो जितने भी टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा अब वो एक एग्जामिनेशन से रिप्लेस हो गया, दैट इज सीटी। टोटल 50 एग्जामिनेशन एक एग्जामिनेशन से रिप्लेस हो गया। ओके यानी सर ऐसे कह सकते हैं कि सीटी इज एंट्री पास ऑफ द एनी एग्जाम। हाँ कह सकते हो आप। एंट्री पास सर। यस। और सर कोई एजुकेशन फिक्स किया है? नहीं, अभी तो इसका देखो और डिटेल आएगा ना, कि जैसे कि अब सपोज करो सीईटी देने के लिए आपका मैक्सिमम एज 32 होना चाहिए, मिनिमम एज 21 होना चाहिए, तो ये सारा गाइडलाइंस तो धीरे धीरे आएगा। ये तो गवर्नमेंट ने एक ब्रॉड वे में पॉलिसी बनाया है। अभी डिटेल्स अभी नहीं बने, हाँ इतना डीप नहीं सोचा है। हाँ, नहीं डीप सोचा होगा उन्होंने, पर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो और ज्यादा डीपली लेके आएंगे, कि जैसे कि अब कोई पीएच है तो उसके लिए ये कंडीशन होगा, ओबीसी के लिए ये कंडीशन होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने ये कहा कि अपर एज लिमिट हम रखेंगे 30 इयर्स और दूसरा एग्जामिनेशन को 3 लेवल पे कंडक्ट करेंगे, जैसे 10th के लेवल के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे हम कंडक्ट करेंगे। ओके ओके सर। या किसी और को कुछ डाउट? ठीक है, तो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। एक एस्पेक्ट हमने देखा, दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, दैट इज मध्य प्रदेश नेटिविज्म। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर वही एलिजिबल हो पाएगा अप्लाई करने के लिए जिसका मध्य प्रदेश के अंदर डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब वो मध्य प्रदेश का रेसिडेंट है, मध्य प्रदेश का लोकल है। जैसे आप सपोज करो गुजरात से हो, मध्य प्रदेश में कोई जॉब का वैकेंसी आ रहा है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी अगर ये पॉलिसी आ जाएगा तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के लोकल्स हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। और ये कोई ऐसा पहला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, कर्नाटका का एग्जाम्पल है, गुजरात का एग्जाम्पल है, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है, हरियाणा तेलंगाना का एग्जाम्पल है। इन लोगों ने डोमिसाइल का क्राइटेरिया रखा है। तो ये मध्य प्रदेश का एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, हर एक स्टेट में ऐसा अकर हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अब ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है कि उनके स्टेट के अंदर जो जॉब्स हैं वो उनके लोगों को ही मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो पहला रीजन है इकोनॉमिक स्लोडाउन और श्रिंकिंग जॉब मार्केट। पहले ऐसा था कि इंडियन इकोनॉमी में इनफ जॉब था, पहले मीन्स मैं बात कर रहा हूँ 90s की, तो सबके पास जॉब था। जैसे आप अगर अपने पेरेंट से पूछना तो आपके पेरेंट स्कूल से कॉलेज से पास होते हैं और उसके बाद जॉब मार्केट में जाते हैं, जिसको जो जॉब करना है वो जॉब वो कर सकता है क्योंकि इजीली वो अवेलेबल था। बट आज के टाइम पे जॉब ढूंढना बिट ट्रिकी हो गया है। जब मैं कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था 2010 में, तो उस समय भी ऐसा था कि प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं था कि आप
मार्केट में जाओ एंड समहाउ आपको जॉब मिल जाएगा। ओनली क्वेश्चन ये था कि आपको कोर फील्ड में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल किया है तो आईटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, नॉन टेक्निकल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बट इलेक्ट्रिकल में अपॉर्चुनिटी कम थी। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यू हैव टू बी एक्सेप्शनली वेल। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई अनएम्प्लॉयड था, जॉब मिल जाता था। बट आज के टाइम पे जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया पहले के कंपेयर में, क्योंकि हमारा एक तो पॉपुलेशन भी राइज हो रहा है, प्लस पहले लिमिटेड कॉलेजेस थी, अब कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा हो गई है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज है जिसमें अच्छे से वो पढ़ाते भी नहीं है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, श्रिंकिंग जॉब मार्केट है। तो जब रिसोर्सेस कम होगा देन पीपल विल फाइट विथ ईच अदर टू ग्रैब दैट रिसोर्सेस। तो अभी हर एक स्टेट में ऐसा हो रहा है। तो स्टेट सोच रहा है कि हमारे पास जॉब कम है तो क्यों नहीं हम अपने लोकल्स को दें। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सबके लिए इनफ जॉब था। इंडिया का एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो हमारे इकोनॉमी को ठीक करना है। अगर हम समहाउ ठीक नहीं कर पाएंगे, लोगों को जॉब नहीं दे पाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो वी विल बी इनटू सीरियस ट्रबल। क्योंकि 135 करोड़ पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का यंग पॉपुलेशन है, उसके पास इनफ जॉब नहीं है, तो देन हम बहुत सीरियस प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। दूसरा, रीजनलिज्म का फीलिंग अब लोगों के अंदर इंक्रीज हो रहा है। जो नेशनलिज्म का फीलिंग था वो रीजनलिज्म का फीलिंग रिप्लेस कर रहा है, और ये रीजनलिज्म का फीलिंग इंटेंस हो रहा है इन रिसेंट टाइम। दूसरा, स्टेट इसको एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं कि अपने फेलियर को हाइड करने के लिए। जैसे मध्य प्रदेश अपने पॉपुलेशन को जॉब नहीं दे पाया, तो मध्य प्रदेश क्या करता है, अब अपने फेलियर को हाइड करने के लिए ये ऐसी पॉलिसी लेके आएगा ताकि लोकल को अपीज कर पाए। ये स्टेट का फेलियर है कि वो इनफ जॉब नहीं क्रिएट कर पाया। मासेस के अंदर एक फॉल्स प्राइड और इनसिक्योरिटी होता है। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट का हूं, तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे उसके ऊपर मेरा राइट होना चाहिए। तो ये एक फॉल्स प्राइड होता है और इनसिक्योरिटी होता है लोगों के अंदर कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये लोग पैसे अर्न कर रहे हैं, तो बाहर से लोग आ रहा है, पैसे अर्न कर रहा है, तो दे आर बेटर देन यू। तो आप भी अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि उनके साथ compete कर पाओ। आप भी अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करो ताकि आप कहीं पे भी जाओ तो यू कैन compete। तो एक फॉल्स प्राइड होता है लोगों के अंदर, इनसिक्योरिटी होता है। और दूसरा, पॉपुलिस्ट मेजर की तरह गवर्नमेंट इसको यूज करती है। पहले रीजनल पार्टी ये करती थी, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में, या वाईएसआर कांग्रेस जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वो आंध्र प्रदेश में, या फिर केसीआर तेलंगाना में। लेकिन अब नेशनल पार्टी कांग्रेस बीजेपी है वो भी ऐसे पॉलिसी लेके आती है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया, तो वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं और इसको कांग्रेस ने भी वहां पे सपोर्ट किया। तो अब नेशनल पार्टीज भी ऐसी चीजों को सपोर्ट करती है, रेस करती है, लेकिन पहले रीजनल पार्टीज करती थी। तो नेशनल पार्टीज का भी रीजनलाइजेशन हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम पार्ट है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इसका बेनिफिट क्या होगा? यस, इसका एक बेनिफिट है कि से कोई स्टेट है, मध्य प्रदेश है, वहां से मैं सिर्फ लोकल को ही एम्प्लॉय करूंगा, तो उससे फायदा ये होगा कि लोकल को वहां का नॉलेज आता है, वहां के लैंग्वेज का नॉलेज है, उनको वहां का डायलेक्ट आता है, वहां के कल्चर का अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। सपोज करो कि गुजरात के मैं किसी गांव में जाता हूं और मुझे अच्छे से काम करना है, अगर मुझे गुजराती ही नहीं आती या वहां के कल्चर को मैं समझता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे वर्क कर पाऊंगा? तो लोकल लैंग्वेज अगर आपको आएगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। दूसरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सबको हम लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट कहते हैं। यहाँ से लेबर एक्सपोर्ट होता है, देन गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में वहां पे वर्क करने जाता है। इसके अंदर आप मध्य प्रदेश को भी इंक्लूड कर लो, तो वहां पे वर्क करने जाते हैं। तो जब स्टेट ऐसी पॉलिसी लेके आएगा कि हम अपने वहां के जॉब्स जो हैं हमारे लोकल्स को ही देंगे, तो लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा, यूपी, उनके ऊपर प्रेशर आएगा ताकि वो अपने पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएट करें।
क्योंकि अगर वो अपने पॉपुलेशन के लिए जॉब नहीं क्रिएट करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, हमें तो जॉब मिल नहीं रहा है और हमारे स्टेट में आप हमारे लिए ही जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। सिटीज के ऊपर बर्डन रिड्यूस करेगा, बिकॉज अभी लोग क्या करते हैं कि उनके गांव में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहां से सिटी पे चले जाते हैं, तो सिटी में कंजेशन होता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, स्लम का प्रॉब्लम होता है। तो अब जैसे मध्य प्रदेश ऐसा डिसाइड करता है कि मध्य प्रदेश की जितने भी जॉब्स हैं हम मध्य प्रदेश के लोकल्स को ही देंगे, तो मध्य प्रदेश के लोग अब दिल्ली माइग्रेट करके नहीं जाएंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कोई माइग्रेंट किसी स्टेट से है तो वो मध्य प्रदेश से है। तो से मध्य प्रदेश से 1 करोड़ लोग दिल्ली में है, अगर वो दिल्ली में नहीं जाएंगे तो दिल्ली का से 1 करोड़ तो मैंने ज्यादा नंबर बोला, मे बी 30-40 लाख होगा, तो 30-40 लाख लोग मध्य प्रदेश से दिल्ली में हैं। तो अगर वो दिल्ली में नहीं जाएंगे तो दिल्ली का पॉपुलेशन कम होगा और दिल्ली पे बर्डन कम आएगा। इससे इवन डेवलपमेंट होगा, हर एक स्टेट अपने पॉपुलेशन को वो जॉब देगा, तो जब वो अपने पॉपुलेशन को जॉब देगा तो हर एक स्टेट में रिलेटिवली डेवलपमेंट होगा। और ये एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा। कैसे? जैसे से मैं बिहार का हूं और अभी मैं दिल्ली में जॉब के लिए जा रहा हूं, दिल्ली में मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा मिनिमम वेजेस होना चाहिए 300 रुपीज, बट वहां पे मुझे मिल रहा है 100 रुपीज। मैं एक पॉलिटिशियन को कंप्लेन करूंगा, पुलिस को कंप्लेन करूंगा कि सर मेरा मिनिमम वेजेस इंश्योर नहीं हो रहा है। पॉलिटिशियन मेरी बात को क्यों सुनेगा? क्योंकि मैं तो दिल्ली का वोटर हूं नहीं, मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली का कोई लोकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यस इन दैट केस वो पॉलिटिशियन सुनेगा, क्योंकि वो लोकल तो उसका वोटर भी है। तो अगर हम लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व रखेंगे रिस्पेक्टिव स्टेट में और फिर हम उनको जॉब नहीं दे पाए या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो लोकल्स अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन जब हम किसी और स्टेट में जाते हैं, हम तो वहां के वोटर होते नहीं है, तो पॉलिटिशियन हमारी बात क्यों सुनेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करेगा, बिकॉज लोकल वोटर होते हैं और पॉलिटिशियन उस इशू को एड्रेस करते हैं जिससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट होगा। तो नेटिविज्म का ये बेनिफिट है। नेटिविज्म का इफेक्ट क्या होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है और जो हमें कहता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोफेशन। हम इंडिया के किसी भी पोर्शन में जाके कुछ भी जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं। तो जब हम ऐसे आर्टिफिशियल बैरियर लगाते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उसी को डायरेक्टली वोलेट करते हैं। दूसरा, ये नेशनलिज्म और यूनिटी को थ्रेट है। जैसे मैं ऐसे इंडियन हूं, अभी मैं मध्य प्रदेश में रह रहा हूं, मैं उड़ीसा में भी जाके जॉब कर सकता हूं, दिल्ली में भी जाके जॉब कर सकता हूं। ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप इस स्टेट में जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, इस स्टेट में जाओगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। से मध्य प्रदेश के सारे जॉब हमने वहां के लोकल्स के लिए रिजर्व कर दिया, बट यहाँ पे किसी जॉब के लिए मध्य प्रदेश के अंदर सूटेबल स्किल वाले लोग नहीं हैं, बट से यूपी के लोग हैं जिनके पास सूटेबल स्किल है। तो इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है? दे नीड बेस्ट मैन फॉर जॉब। तो बेस्ट मैन अगर वहां से लोकल अवेलेबल नहीं है तो बाहर से हम लेके आ सकते हैं। सो कैनॉट गेट बेस्ट मैन फॉर द जॉब। और इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉफिटेबल कब होगा? जब वर्क करने के लिए उसके पास बेस्ट लोग होंगे। ये बिजनेस के लिए अनड्यू बर्डन लेके आएगा। जैसे कि अभी मैं मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से परमिशन भी लेना है, वहां के लोकल्स को एम्प्लॉय भी करना है। तो ये कितना ज्यादा बर्डन मेरे ऊपर हो गया कि टैक्स भी देना है, परमिशन भी देना है, लोकल्स को भी एम्प्लॉय करना है। कहीं पे तो मुझे रिलैक्सेशन दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो आप उस टैक्स मनी को यूज करके आप अपने लोकल्स का डेवलपमेंट करो। आप मेरे ऊपर ही बर्डन क्यों डाल रहे हो? और ये इकोनॉमी के अंदर कंपिटिटिवनेस को डिक्रीज कर देगा। जैसे मध्य प्रदेश की जॉब मध्य प्रदेश लोकल के लिए रिजर्व होना चाहिए, लेकिन हो सकता है लोकल के अंदर कुछ जो यूनिक स्किल हो, क्वालिटी हो ना हो, और बाहर से आउटसाइडर हो उनके पास हो।
तो ये इकोनॉमी के अंदर कम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस करेगा। हमें उसको जॉब पे रखना है जो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्लाइंट को बेटर सर्विस देगा। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो देन इसका कोई पर्पस नहीं है। तो ये इसका इफेक्ट है। तो ये मध्य प्रदेश नेटिविज्म है कि जब हम जॉब वहां के लोकल के लिए रिजर्व रखते हैं। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे हम जॉब को देखते हैं। यस, the power to make this decision rests with parliament, right sir, according to 16 clause 3 of Yes. constitution. yes, To prescribe the residence for jobs, so the Yes. power should be with parliament, not state legislatures. yes. But state government can do in this way that say you are opening a business. If you employ local people, then we will give you tax benefit. We will give you tax break. So indirectly they can influence. Suppose if you are employing 50% of local, then we will give you permission, or we will give you permission for expansion. So in this way, respective state government can influence. But that can be questioned in Yes. the court for Yeah. violating the. Yes, it can be questioned. But Article 16, it is not, you can say, like a complete article. It is loaded with exception. So if a state can prove somehow that we want our local development because our locals are not getting opportunity because of this and this reason, so then they may get exemption in future. Okay, Tripura? Okay, sir. Okay, sir. Yes. Any other doubt? इफेक्ट में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं ना कि फेडरलिज्म को बढ़ावा देगा। हाँ, फेडरलिज्म को नहीं, बट ये सब नेशनलिज्म को। फेडरलिज्म तो क्या होता है कि जैसे पावर शेयरिंग है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बट तो स्टेट के पास ज्यादा पावर आ जाएगा ना। हाँ, स्टेट के पास ज्यादा पावर नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड ही है पावर, बट ये सब नेशनलिज्म को प्रमोट करेगा। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट का हूं, तो इस स्टेट के सारे रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर मेरा ही राइट होना चाहिए। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में स्टेट्स हमने क्यों क्रिएट किया। हमने स्टेट इसलिए क्रिएट नहीं किया कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये डिफरेंट है। हमने इसलिए क्रिएट किया कि इंडिया का एरिया बहुत ज्यादा है और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको मैनेज करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमने इंडिया में नंबर ऑफ डिवीजन किए बेस्ड ऑन लैंग्वेज, और उस हिसाब से हमने स्टेट्स बनाया। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने बनाया था, कोई डिवीजन के लिए हमने नहीं बनाया था। ओके ओके यस, कुछ और डाउट? Sir, good morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग। Sir, this will be applicable to both government jobs and private jobs? No, Madhya Pradesh is related only for government job, but in Haryana, Karnataka and Gujarat, it was for private jobs also. So, sir, like all India jobs as well will be considered in this? No. State government job or say private job will be considered in this. Okay, sir. Yeah. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निधि, बताइए। सर एक दो पॉइंट सर मुझे समझ में नहीं आए रीजंस में। सर एक तो पॉपुलिस्ट मेजर्स, वो सर दोबारा समझा दीजिए। पॉपुलिस्ट मेजर ऐसा होता है कि जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि जनता को अपीस करने के लिए कुछ ऐसे मेजर लेके आती है जो पॉपुलर मेजर होता है कि जैसे सबको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, सबको जॉब दे देंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल देंगे। तो ये सब पॉपुलिस्ट स्टेप होता है। तो अभी मध्य प्रदेश में 29 सीट के ऊपर बाई इलेक्शन होने वाला है। तो जो एनालिस्ट है उसके साथ भी लिंक करके देखते हैं कि ये बाई इलेक्शन में शिवराज सिंह चौहान उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। और कुछ क्रिटिक्स इसको ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जब हमारे पास जॉब ही नहीं है, इनफ जॉब ही नहीं है, तो हम रिजर्व करके क्या करेंगे। जैसे मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी जॉब्स हैं यहाँ के लोकल्स के होने चाहिए, पर मध्य प्रदेश में जॉब भी तो होना चाहिए। अगर जॉब है ही नहीं तो हम किसके लिए रिजर्व रखेंगे। तो ये पॉपुलिस्ट मेजर होता है। जी सर। एंड सर इफेक्ट्स में अनड्यू बर्डन ऑन बिजनेस। यस, अब जैसे कि देखो कोई बिजनेस ओपन कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है।
तो उसके ऊपर नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि आपको इतना टैक्स भी देना है, आपको हमसे परमिशन भी लेना है, आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं, और आपको हमारे लोग को एम्प्लॉय भी करना है। मध्य प्रदेश में कोई लेबर होगा से 300 चार्ज कर रहा है, किसी और स्टेट से कोई लेबर आएगा वो 200 चार्ज करेगा, तो बिजनेस उसको क्यों नहीं एम्प्लॉय करेगा जो कम पैसे चार्ज कर रहा है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट अर्न करना है। वो क्यों वहां के लोकल्स को एम्प्लॉय करे? बिजनेस कोई ओपन करता है तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। बिजनेस कोई सोशल सर्विस के लिए नहीं होता। अगर बिजनेस जो सोशल सर्विस करेगा वो कभी सस्टेनेबल होगा ही नहीं। एग्जाम्पल आप BSNL का देखो, एग्जाम्पल इंडियन रेलवे का देखो, एयर इंडिया का देखो, वो सस्टेनेबल कभी होगा ही नहीं। बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा तभी वो सस्टेन कर पाएगा, और जब बिजनेस अगर लॉस में चलेगा तो वो कभी सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। तो ये अनड्यू बर्डन उनके ऊपर हो गया कि एक और एडिशनल बर्डन डाल दिया हमने। ओके जी सर। और सर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मतलब नेटिविज्म का जो ओवरऑल सिनेरियो है, इसका सॉल्यूशन सर यही है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए, और जो क्राइसिस है अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसको इसका तो देखो, हाँ इसका देखो सोल्यूशन तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि इकोनॉमी को कैसे भी हमें बूस्ट करना है, और नंबर 2 हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना है। अभी हम क्या करते हैं कि अपने ग्रेजुएट हम प्रोड्यूस करते हैं, और वो ग्रेजुएट ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है बट उनके पास बेसिक एप्टीट्यूड नहीं है। तो हमें एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है, इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है। सोल्यूशन मैं आगे बताता हूँ। जी थैंक यू सर। या कुछ और डाउट किसी को? तो सर हम सभी स्टेट में ऐसा रिफॉर्म नहीं ला सकते? हाँ ला सकते हैं, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे तो ला सकता है। तो अभी बहुत सारे स्टेट में है भी, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारे स्टेट में ऐसा है। यस कुछ और डाउट किसी को? सर यस रितिका। सर लेकिन हम 100% लोकल के लिए रिजर्व नहीं कर सकते ना? नहीं 100% नहीं करना है, लेकिन यह है कि लोकल को प्रेफरेंस देना है। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि कोई कंपनी है, जैसे प्राइवेट कंपनी भी है, तो उसको 50% उसको एम्प्लॉय करना है लोकल को। ओके सर। हाँ तो बट उतने लोकल्स अवेलेबल भी होने चाहिए, लोकल्स विलिंग भी होने चाहिए वो वर्क करने के लिए, ये भी होना चाहिए। ओके रितिका? ओके हाँ सर। ठीक है, किसी और को कुछ डाउट? यस Sir, isn't this against Article 16 of the Constitution? तो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता? Yes, it is against. You can approach court, but there are certain exception in Article 16. So state can claim that exception. State can say that our peoples are not that developed, and because of which we are keeping this provision. But most likely, when it will go in court, it is likely to be quashed. Okay, thank you. Yeah. Okay, then हम आगे मूव करते हैं। Now fact related to job. CMI, that is Center for Monitoring Indian Economy, उसका डेटा है। तो अप्रैल 2020 का ये डेटा है, आप इसको क्लोजली देखना। 91.3 मिलियन लोगों ने अपना जॉब लूज किया, जो लोग स्मॉल ट्रेडर थे एंड लेबरर, डेट इज 9 करोड़। 18.2 जो एंटरप्रेन्योर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना बिजनेस लॉस किया, एम्प्लॉयमेंट लॉस किया, तो डेट इज अप्रोक्सीमेट 2 करोड़। 17.8 करोड़ जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे, उन लोगों ने अपना जॉब लूज किया, तो डेट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट आप 2 करोड़ लेके चलो। बट एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, 5.8 मिलियन, दैट इज 58 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ एग्रीकल्चर में। लेकिन जब हमने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था एग्रीकल्चर में ऑलरेडी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, विच मीन्स 4 लोगों की जरूरत है, वहां पे 10 लोग काम करते हैं। तो एडिशनली आप एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी कर दो, पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन एग्रीकल्चर, बट उससे उनको गेन कितना हो रहा है? क्या एग्रीकल्चर में जो जितना पहले वो इंडस्ट्री में वर्क करके सैलरी मिलता था, क्या वो एग्रीकल्चर में उतना मिल रहा है उनको? तो अगर इन सबको हम कंबाइन करें तो आई कैन से इन अप्रैल 2020 समवेयर अराउंड 14 करोड़ जॉब लॉस्ट हुआ था।
और 58 लाख गेन हुआ है। अब आप इसको अप्रैल से जून 2020 में कंसिडर करो, इंटायर लॉकडाउन का पीरियड अप्रैल टू जुलाई। 18.9 सैलरी एम्प्लॉयड, 6.8 डेली वेज वर्कर, बिजनेस 0.1 और 14.9 फार्मर्स एग्रीकल्चर में गेन हुआ है। तो ये CMI का रिपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का खुद का एडमिशन है कि अराउंड 1.9 करोड़ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 2020। अब ये तो उनके लिए है जो लोग सैलरीड हैं, ये उनके लिए हैं जो समहाउ जिनके जॉब को हम मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे घर में मेड आती थी, तो वो मार्च तक मेड आती थी, उसके बाद जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो हमने उनको बंद कर दिया है। तो 2-3 मंथ हमने उनको सैलरी दिया, से जून तक हमने उनको सैलरी दिया, बट उसके बियॉन्ड एंड दैट आल्सो विदाउट वर्क, तो उसके बियॉन्ड उनको सैलरी देना मींस दैट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी आल्सो। तो ऐसा नहीं है कि एंडलेसली वी कैन गो गिविंग सैलरी विदाउट एनी वर्क। तो उसके बाद राइट नाउ दे आर फेसिंग सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो स्टिल वी हैव ट्राइड टू हेल्प बट एट 50% ऑफ सैलरी व्हाट वी आर गिविंग अर्लियर। तो उनका तो कहीं पे काउंट ही नहीं है। तो जो ई रिक्शा चला रहा था, साइकिल रिक्शा चला रहा था, उसका कहीं पे काउंट नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे जॉब लॉस्ट हुए हैं। तो 1.8 ये तो गवर्नमेंट का खुद 1.8 करोड़ गवर्नमेंट का खुद का एडमिशन है। बट अगर आप अक्रॉस द सेक्टर देखो तो जॉब में रियली हम सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और समवेयर ये अराउंड 6 to 7 करोड़ पॉपुलेशन होगा। नाउ रेलवे और डिफेंस ये 14% ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। बट रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, या रेलवे के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दे रहे हैं तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। CMIE उसका डेटा है 1.89 करोड़ सैलरीड पीपल लॉस्ट देयर जॉब सिंस अप्रैल। 1.49 करोड़ ने फार्मिंग एक्टिविटी को लिया, बट अगेन फार्मिंग में ऑलरेडी लेबर सरप्लस था, तो ज्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर में जाएंगे भी तो उससे तो लॉस ही उनका इनकम तो होने वाला है नहीं। सैलरीड जॉब एक बार अगर चला जाता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रीव, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है, एक बार जॉब चला जाता है देन यू कैन रिट्रीव। Salary job were nearly 19 million short of their average in 2019-20, 22% less than last fiscal year. So last fiscal year, that is 2018-19, उससे 22% कम है। तो ये CMI काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हो, काफी क्रेडिबल वेबसाइट है, और काफी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट इसको यूज भी करती है इस डेटा को। नाउ जॉब प्रोवाइड करने में चैलेंजेस हम क्या फेस करते हैं। तो पहला चैलेंजेस है प्राइवेटाइजेशन। बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दे रही है। तो जब इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा तो हम जॉब कैसे दे पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब हम इसलिए देते हैं ताकि अपने पॉपुलेशन का डेवलपमेंट कर पाए, बट प्राइवेट कंपनी दे आर नॉट देयर फॉर सेवा, उनका बेसिक पर्पस है कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है। तो एक प्राइवेटाइजेशन की वजह से जॉब रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। दूसरा, मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। जैसे एक मेरे फ्रेंड है, वो एक न्यूज चैनल है, आज तक उसके अंदर वर्क करते हैं, और उसके अंदर वो फूड ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे किसी सेलिब्रिटी शेफ को उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद वो फूड को कुक कर रहा है, इसका वो वीडियो शूट करते हैं, और शूट करने के बाद आज तक पे शो करते हैं। लेकिन अभी न्यूज चैनल भी हीट फेस कर रहे हैं, उनके पास भी उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा, सो दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। तो वो लोग हर जगह से ऐसे जॉब कट कर रहे हैं, तो इनको तो निकाला नहीं गया, बट सिंस अप्रैल ही इज गेटिंग 1/2 ऑफ हिज सैलरी, और वो कहते हैं कि इन दिस 1/2 इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव और अपने फैमिली के नीड्स को फुलफिल करना। तो मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं होगा तो कंपनी लोगों को रिक्रूट क्यों करेगी, कंपनी लोगों को निकालेगी या लोगों को कम सैलरी देगी। तो एक ये चैलेंज है, लैक ऑफ डिमांड इन मार्केट। दूसरा, ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन, जैसे आप ये देखो
नेटफ्लिक्स है या हॉटस्टार है, तो जिसकी वजह से मूवी अब डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहा है। आप अपने घर में बैठ के मूवी को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको थिएटर में जाना पड़ता था। थिएटर में आप जाते थे तो पूरा का पूरा थिएटर चलता था कि जहाँ पे मॉल बना है वो मॉल वाले को रेंट देना पड़ेगा। थिएटर में से 10-15 लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलता था। तो ये पूरा इकोनॉमी चलता था, बट अब वो पूरा इकोनॉमी तो कोलैप्स हो गया है। एक और मेरा स्टूडेंट, वो ईटीवी करके एक चैनल है, तो उसके अंदर जर्नलिस्ट है, तो उससे मैं इंटरेक्ट कर रहा था 2 दिन पहले। तो उससे मुझे ऐसा बताया कि अहमदाबाद में एक बहुत फेमस टूर एंड ट्रैवलर वाला है, अजय मोदी उसका नाम है। तो अभी टूर एंड ट्रैवल में वो बहुत लॉस फेस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उसको बंद कर दिया और वहां पे एक नमकीन का शॉप उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जैसे हल्दीराम का है या बीकानेर वाले का है, तो वैसा उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ सेक्टर जो है वो कंप्लीट कोलैप्स हो गया है, कुछ सेक्टर में हम डिजिटाइजेशन लेके आए हैं, ऑटोमेशन लेके आए हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे जॉब लॉसेस हो रहा है। दूसरा, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन राइज हो रहा है। मैं आपको बिहार के बारे में एक डेटा बताता हूं। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 700 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, इंडिया का एवरेज है। अगर मैं बिहार का देखूं तो समवेयर अराउंड 1200 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी इंडिया का जितना एवरेज पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, बिहार का 3 टाइम्स ज्यादा है। इंडिया का पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, बिहार का पॉपुलेशन उसके डबल रेट से इंक्रीज कर रहा है। से इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है से 5% रेट पे, जैसे आज इंडिया का पॉपुलेशन 100 है, कल इंडिया का पॉपुलेशन हो जाएगा 105% पे इंक्रीज हो रहा है, बट बिहार का 10% से इंक्रीज हो रहा है। मींस इंडिया का जो एवरेज इंक्रीज रेट है उससे डबल। तो बिहार में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो बिहार के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा सबको जॉब प्रोवाइड करना। तो आज इंडिया का 65% यूथ है, यूथ पॉपुलेशन है जिसको जॉब चाहिए, बट उसके लिए हमें इनफ जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। अगर इतना इनफ जॉब क्रिएट नहीं करेंगे देन वी आर इनटू सीरियस ट्रबल। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, सब स्टैंडर्ड है, मोर डिग्री ओरिएंटेड है, जिसके वजह से कॉलेज से स्टूडेंट्स पास भी होते हैं तो भी उनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल डेवलप नहीं होता है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो से 60 स्टूडेंट्स मेरे क्लास में थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो कॉलेजेस में कैंपस आते थे और जिसकी वजह से अराउंड 40-45 का सिलेक्शन तो हो जाता था। बाकी बचे 15-16 लोग, तो वो भी ओपन मार्केट में जाते थे तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाते थे। तो शायद ही मैंने किसी को देखा होगा कि मेरे कॉलेज का कोई स्टूडेंट है और उसका एजुकेशन खत्म हुआ और खत्म होने के 6 महीने के अंदर उसको जॉब नहीं मिला। कोई ना कोई जॉब मिल जाता था एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जॉब डिसेंट था। बट आज अगर मैं सेम कॉलेज को देखूं, सेम ब्रांच को देखूं, मैंने 2010 में पास किया तो तभी सिनेरियो था। अभी मैं 2020 में अगर देखता हूं, 20 चलो कोरोना वायरस की वजह से एक्सेप्शन निकाल दूं, 2019 में देखूं तो कैंपस आता था तो जिसमें से 10 से 15 लोगों का सिलेक्शन होता था, जिसमें भी कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी नहीं आती थी, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी कंपनी आती थी। बाकी लोग मार्केट में जाते थे तो कुछ को जॉब मिलता था, कुछ को नहीं मिलता था, एंड ऑलमोस्ट 50% जो स्टूडेंट्स थे दे वर विदाउट जॉब। और ये कंडीशन है वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ गुजरात का। देन फॉरगेट अबाउट अदर कॉलेजेस जहां पे तो और ज्यादा हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आवर एजुकेशन सिस्टम एक आउटडेटेड और सब स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है। होपफुली न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए और हम ज्यादा डिग्री ओरिएंटेड हो गए हैं, डिग्री कलेक्ट करते रहते हैं बट वो डिग्री का यूटिलिटी कहाँ है। तो ये एक चैलेंजेस है जॉब प्रोवाइड करने के लिए। नाउ अगर इंडिया में जॉबलेसनेस होगा तो क्या होगा? तो एक है क्राइम रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके कुछ नीड्स हैं, आपके कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा? जब आपके पास जॉब होगा। जॉब नहीं होगा तो आप क्राइम की तरफ जाएंगे। देन सोशल फैब्रिक का ब्रेकडाउन होगा। जैसे मुझे जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं अपने जैसे 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लूंगा और मैं कहूंगा कि मेरे कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मेरे कम्युनिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं
यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करूंगा कि आप यहाँ के जॉब लोकल्स के लिए रिक्रूट करो। कोई दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं, मैं उनको मारता हूँ, पीटता हूँ, भगा देता हूँ। तो ये सोशल फैब्रिक का ब्रेकडाउन होगा। गवर्नमेंट के ऊपर अनड्यू सब्सिडी बर्डन आएगा। जैसे आप देखो कि दिस इज गवर्नमेंट, अगर मैं जॉब कर रहा हूं या बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। लेकिन अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूं तो समहाउ गवर्नमेंट को मुझे हेल्प करना पड़ेगा। सब्सिडाइज वे में गवर्नमेंट को मुझे फूड देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हाउस देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयड अलाउंस लेना पड़ेगा। तो अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूं तो गवर्नमेंट को ज्यादा सब्सिडी मेरे ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आएगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का टारगेट फुलफिल नहीं होगा। और ये ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट है। हमारे पास पॉपुलेशन है, बट अगर वो पॉपुलेशन काम ही नहीं कर पा रहा है तो क्या फायदा वो पॉपुलेशन का। तो दिस इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे लोगों को जॉब दे सकते हैं? तो फर्स्ट हमें अपने यूथ का स्किलिंग करना पड़ेगा, उनके को प्रॉपर स्किल देना पड़ेगा। अगर हम उनको प्रॉपर स्किल देंगे तो मार्केट में जॉब है उसको एक्वायर कर पाएंगे। कितने टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में जॉब का रिक्वायरमेंट है बट हमारे पास वो सफिशिएंट स्किल ही नहीं होता है कि उसको हम ग्रैब करें। देन बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करें। वो सोसाइटी डेवलप करेगा जो सोसाइटी इनोवेटिव होगा, और वो सोसाइटी इनोवेटिव कब होगा? जो आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा। और आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए हमें सोसाइटी को करेज देना पड़ेगा, हमें अपने पॉपुलेशन को बताना पड़ेगा कि देखो आपके पास कुछ आइडिया है, क्यों नहीं आप अपने आइडिया को, आप अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलीफ पैकेज फॉर स्ट्रेस सेक्टर, जैसे टूरिज्म अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज अनाउंस करे। इजी क्रेडिट, बैंक से लोन लेना इजी हो जाए ताकि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, बिजनेस को एक्सपांड कर पाए। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर पे स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया स्पेंड करो तो 3 रुपीज का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एग्रीकल्चर में 1 रुपीज आप स्पेंड करो तो 4 रुपीज का ग्रोथ होता है। देन जैसे कि अभी आप एग्जांपल देखो कि मैं जूम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करने के लिए, तो इसका हम डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं। से मैं डेल का लैपटॉप यूज कर सकता हूँ, इसका हम डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं। से मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मैंने यूज किया है ये पूरा लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए, उसका एक डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं। तो जो भी हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज गुड्स, वेदर इट इज सर्विसेज, सबका डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव डेवलप करें। इमेजिन करो माइक्रोसॉफ्ट के बदले कोई XYZ कंपनी पावर पॉइंट बनाता, वर्ड बनाता, और माइक्रोसॉफ्ट का मैंने पेड वर्जन लेके रखा है। एवरी ईयर आई पे देम 4200 रुपीज, तो इतना किसी इंडियन कंपनी के पास जाता। डेल का लैपटॉप मैंने लिया है, तो ये अगर इंडियन कंपनी होता तो मैंने जो लैपटॉप खरीदा है तो वो इंडियन कंपनी के पास पैसा जाता। तो जितना भी इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसका डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि डोमेस्टिक कंपनी भी स्ट्रांग बनेगी, और डोमेस्टिक कंपनी, इंडिया में कोई कंपनी है तो उससे 2 फायदा होगा। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी देगी और प्लस इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। दूसरा, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को हम फैसिलिटेट करें, क्योंकि जितना इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा उतना हम एसेट बिल्ड कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। और डोमेस्टिक कंपनी जैसे टाटा है, वो किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर रही है, हमें सपोर्ट करना चाहिए उसको। जैसे आप ये देखो कि IPL अभी UAE के अंदर शिफ्ट हो गया, तो UAE के अंदर जो होटल्स हैं या जो कैब सर्विस वाले हैं उनको फायदा होगा। तो समहाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, और उसमें हमें कोविड के सारे नॉर्म्स को ध्यान में रख के हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो जिसकी वजह से इंडिया के जो होटल इंडस्ट्री है, वो जो अभी लॉस फेस कर रहे हैं, मे बी उनको बेनिफिट होता, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसको फायदा होता,
एयरलाइंस को फायदा होता और हम जो इंडिया के जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसमें लिमिटेड वे में लोगों को जाने देते हैं, बट समहाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपॉर्चुनिटी को जाने दिया अपने हाथ से। तो डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई ओवरसी एक्वाइजेशन करता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब मार्केट इन इंडिया। इसमें कुछ डाउट है देन आप पूछ सकते हैं, देन वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक।